हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करेंगे वीकली बैंकिंग करेंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों ने मॉर्निंग का सेशन देखा होगा। मॉर्निंग के सेशन में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीक के सभी इम्पॉर्टेंट जो भी वन लाइनर्स थे, इम्पॉर्टेंट डेज थे और टॉप 80 एमसीक्यू को डिस्कस किया था। आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अभी वीकली बैंकिंग करेंट अफेयर्स का हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम पूरे वीक में जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अलग अलग बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स ने, आपके सेबी ने, आरबीआई ने कोई सर्कुलर पास किया है, कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, कोई नया लोकसभा में बिल प्रेजेंट किया है जहां पर आपकी इकोनॉमी में चर्चा हुई है, वो सारी बातें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो आपका अभी जो एसबीआई का एग्जाम होने वाला है या अदर आपके जो एग्जाम है, सभी बैंकिंग एग्जाम्स के मेंस में जनरल अवेयरनेस आता है और उनके लिए ये सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप लोग आपके सभी फ्रेंड्स के साथ, वो सभी फ्रेंड्स जो किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो सके। सो स्टार्ट कर लेते हैं विथ फर्स्ट न्यूज। अब देखिएगा, हमेशा हमारे दिमाग में ऐसा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक सब्जेक्ट में होते हैं जो टॉपिक हमें पढ़ लेने चाहिए अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो अगर आपकी कोई न्यूज़ एनपीसीआई से आ रही है, यूपीआई के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ है, या आपका भीम एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ है, आपका आरआरबी से संबंधित कोई न्यूज़ है, आरबीआई के कुछ सर्कुलर होते हैं, एसबीआई के कुछ नए इनिशिएटिव्स होते हैं और आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां से अक्सर एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं और आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो कभी भी इन टॉपिक से संबंधित आपको न्यूज़ दिखती तो आपको उसे स्किप नहीं करना है, उन्हें पढ़ना है। तो एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड इंट्रोड्यूस भीम 3.0, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप। तो भीम का मतलब क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी एप्लीकेशन है और इसका नया वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया है जिसका नाम है भीम 3.0, जो कि आपको अगर वीक इंटरनेट कनेक्शन है, पुअर इंटरनेट कनेक्शन है या अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है, उसके बावजूद आपको स्मूथ ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करेगा भीम 3.0। इस नए वर्जन में और क्या क्या फीचर्स है? तो जैसे आप लोगों ने एक एप्लीकेशन के बारे में सुना होगा स्प्लिट वाइज, जैसे कि दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड हैं और वो साथ में कहीं घूमने जाते हैं और पहला फ्रेंड कहता है कि भाई पूरा खर्चा मैं कर दूंगा, हम स्प्लिट वाइज में डाल देंगे, बाद में तुम पैसा दे देना। तो स्प्लिट वाइज में क्या किया जाता है, जो भी आपके एक्सपेंस हो रहे हैं उनको डाल दिया जाता है और वो दो पार्ट्स में या तीन पार्ट्स में, जितने पार्ट में आपको स्प्लिट करना है आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो वैसे ही जो भीम का नया वर्जन है, ये क्या करेगा, आप जो पेमेंट कर रहे हैं उसे ट्रैक करेगा, यूजर्स को ट्रैक करेगा, ये मैनेज कर सकता है और स्प्लिट कर सकता है आपके खर्चों को, एक्सपेंसेस को। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फीचर्स भी हैं इसमें। क्या फीचर्स हैं यहाँ पे? स्पेंड एनालिसिस फॉर बेटर बजटिंग, कि आप लोगों ने यहाँ पे जो भी खर्चा किया है कि रेंट में कितना गया, इलेक्ट्रिसिटी में कितना हुआ, तो ये सारा डेटा आपको ये प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, बेटर बजटिंग के लिए स्प्लिट कर देगा एक्सपेंसेस को, जिससे आप अपने फ्रेंड्स को और फैमिली के बीच में कॉस्ट को शेयर कर सके। ठीक है, अब ये जो भीम 3.0 नया वर्जन आया है, इसमें एक नया फीचर है फैमिली मोड। इस फैमिली मोड में क्या करोगे आप, फैमिली मोड में आप अपने फैमिली मेंबर्स को यूज कर सकते हो, मतलब फैमिली मेंबर्स के नाम एड ऑन कर सकते हो एक सिंगल अकाउंट्स में। ठीक है, जिससे आप अपने मंथली जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होते हैं उनको मॉनिटर कर पाओगे। तो अ न्यू फैमिली मोड विल इनेबल यूजर टू ऐड मल्टीपल फैमिली मेंबर टू द सिंगल अकाउंट, असाइन पेमेंट एंड मॉनिटर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। इसके अलावा यहाँ पे एक और नया फीचर है जिसका नाम है एक्शन नीडेड। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने, आपने 1 तारीख को, 1 अप्रैल को अपना बिजली का बिल पे किया था और अब आ चुकी है 1 मई, तो आपको ये रिमाइंडर भेजेगा कि देखो आपका 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है और आपको मतलब अलर्ट भेजेगा आपके पेंडिंग बिल्स के रिगार्डिंग। तो एक्शन नीडेड भी एक नया फीचर है। ठीक है, लो बैलेंस रिमाइंडर भी आपको ये शेयर करेगा। ठीक है, इसके अलावा भीम वेगा बिजनेसमैन के लिए, ये बिजनेसेस के लिए एक नया फीचर अलाउ किया गया है, एड ऑन किया गया है, जो अलाउ करेगा मर्चेंट को टू एक्सेप्ट पेमेंट डायरेक्टली विदाउट द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपकी जो सिक्योरिटी है बढ़ेगी, सेफर ट्रांजेक्शन होंगे, फास्ट ट्रांजेक्शन होंगे,
आपको ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, मतलब इंटरनेट ऑप्टिमाइजेशन पे ये काम करेगा और 15 अलग-अलग भाषाओं में 15 अलग-अलग लैंग्वेजेस में भीम 3.0 एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा और 1 अप्रैल से इसे रोल आउट कर दिया गया है। भीम 3.0 ऑलरेडी जो भीम एप्लीकेशन था उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। भीम एप्लीकेशन को मतलब भीम यूपीआई को लॉन्च किया गया था 2016 में, जो कि सिंपल, फास्ट और सिक्योर आपको कैशलेस पेमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब एनपीसीआई के बारे में बात हो रही है तो एनपीसीआई का फॉर्मेशन 2008 में हुआ था, 2008 में, बाय द आरबीआई एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ठीक है, जो कि हमारे रिटेल पेमेंट्स को सेटल करता है, मतलब हमारे देश के रिटेल पेमेंट का सेटलमेंट सिस्टम कौन करता है? एनपीसीआई करता है। हमारे जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन हम करते हैं उनकी एक प्रकार से अम्ब्रेला बॉडी आपको एनपीसीआई देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कई सारे देशों में यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया है, मतलब एनपीसीआई ने कई सारे देशों में यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि भूटान, सिंगापुर, नेपाल, मॉरिशियस, फ्रांस एटसेट्रा। और 20 से ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो काम कर रहा है, फोन पे, पेटीएम, गूगल एटसेट्रा, जो कि आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करते हैं। आई होप आपको ये भीम 3.0 के क्या क्या फीचर्स हैं, भीम बेगा का क्या पर्पस है, यहाँ पे जो एक और नया फीचर है एक्शन नीडेड उसे एड ऑन किया है, फैमिली मोड को एड ऑन किया है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये न्यूज आपको क्लियर हो चुकी है। चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपको नहीं पता कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, क्योंकि रिवीजन करने के लिए पीडीएफ का होना बहुत जरूरी होता है, तो सिंपल सी कहानी है, आप पूजा जैन एप्लीकेशन पर विजिट करिएगा, प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां पर आप देखेंगे जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे आपको मिलेगा एक फ्री नोट सेगमेंट। तो फ्री नोट्स वाले सेगमेंट में आपको वीकली बैंकिंग करेंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप इसे इजिली डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें एक और सेक्शन आपको मिलेगा, मैगजीन सेक्शन। और मैगजीन सेक्शन में आपको मार्च मंथ की कंप्लीट बैंकिंग करेंट अफेयर्स की मैगजीन मिल जाएगी, जिसमें मार्च मंथ के सभी इंपॉर्टेंट बैंकिंग करेंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है। और आपके रिवीजन पर्पस के लिए एक और यहाँ पर मैगजीन है, ठीक है, जिसमें आपको 300 प्लस एमसीक्यू और वन लाइनर्स मिल जाएंगे कंप्लीट मार्च मंथ के। मोर अपडेट के लिए आप एप्लीकेशन विजिट कर लेना। क्लियर है? यहां तक का मैटर क्लियर हो चुका है। चलो अगली कहानी को हम समझेंगे। मनरेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम हमारे देश में चलती है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ अलाइन है, जो कि हमारे देश में रूरल इंडिया में, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार लोग हैं, हर फैमिली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की योजना मनरेगा योजना है। इसके अंदर रूरल एरिया में 100 डेज पर फैमिली जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? तो मनरेगा स्कीम के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। रिसेंटली मनरेगा स्कीम के अंदर जो वेजेस दिए जाते हैं, मतलब पर डे आप जो काम कर रहे हैं, पर डे काम करने के जो पैसे दिए जाते हैं उसे इंक्रीज किया है 2% से 7.48%। 2.33% से लेकर 7.48% तक वेज रेट को हाइक किया है। अलग अलग राज्यों में इंक्रीमेंट अलग अलग है। इन द टर्म्स ऑफ हमने परसेंटेज देखा, अगर इन द टर्म्स ऑफ रुपीज देखते हैं तो 7 रुपीज से लेकर 26 रुपीज तक वेज रेट हाइक किए गए हैं अंडर द मनरेगा स्कीम। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वेज रेट हाई किए गए हैं वो हरियाणा में किए गए हैं इन द टर्म्स ऑफ रुपी। इन द टर्म्स ऑफ रुपी 26 रुपए बढ़ा दिए गए हैं हरियाणा में, और हरियाणा में पर डे 400 रुपीज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अगर बात की जाए परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा हाइक हुआ है उड़ीसा स्टेट में, इट इज 7.48%। नाउ बात करेंगे लोवेस्ट इंक्रीमेंट कहाँ हुआ है 7 रुपी पर डे का। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, आसाम एंड नागालैंड। और सबसे कम जो वेज रेट है वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, 241 रुपीज पर डे ओनली। ये जो नए रेट है वो 1 अप्रैल से इफेक्ट में आ चुके हैं, और ये लिंक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबरल से। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग राज्यों में जो भी हाइक हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, उसकी कंप्लीट लिस्ट है। आप अपने अपने राज्यों को एक बार गो थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा स्कीम 2005 की स्कीम है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा रन किया जाता है। इसका पर्पस है कि गारंटी 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट हर एक फैमिली मेंबर को रूरल हाउस होल्ड के लिए दिया जाए। क्लियर है? चलिए,
नेक्स्ट है पार्लियामेंट पासेस बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2025। तो पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमन जी ने बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल को पास किया है। पहले राज्यसभा से पास हुआ, उसके बाद लोकसभा से भी पास हुआ है, जो कि अमेंड करता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 5 बैंकिंग सेक्टर्स के लॉ को। हमारे देश में 5 बैंकिंग सेक्टर्स के लॉ काम करते हैं। पहला है आपका आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 एंड 1980। इन पांचों एक्ट्स में ये अमेंडमेंट करता है। साथ ही साथ आरबीआई को पावर देता है कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करने की। तो काफी कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि सबसे पहली बात है 4 नॉमिनी फॉर डिपॉजिट। तो हम बैंक में जो डिपॉजिट करते हैं, तो डिपॉजिट के लिए पहले सिंगल नॉमिनी आप नाम लिख सकते थे, अब 4 नॉमिनी तक के आप नाम लिख सकते हैं सक्सेसिवली और साइमल्टेनियसली। इसके अलावा यहाँ पे जो कैश रिजर्व बैंक्स अपना एक, आप लोगों ने सीआरआर के बारे में, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में सुना होगा। कैश रिजर्व जो है वो बैंक्स को मेंटेन करना होता है। तो अभी तक जब कैश रिजर्व को मेंटेन करने की बात होती है, तो फिक्स कैलेंडर पीरियड या फिर जो भी आपका कैश रिजर्व चेक किया जाता है या जो मैंडेट होता है, वो होता है कि आपको सैटरडे टू फ्राइडे फॉर्मेट में अभी तक काम करता है। लेकिन अभी बोला है 1st से लेकर 15th ऑफ मंथ और आपका 16 टू 30th ऑफ मंथ आपको इसे मेंटेन करना है। फॉर कैलकुलेटिंग कैश रिजर्व, बैंक विल नाउ फॉलो फिक्स कैलेंडर पीरियड 1st टू 15th ऑफ अप्रैल एंड 6 मतलब 1st टू 15 एंड 16 टू द लास्ट डे ऑफ द मंथ। फिर कोऑपरेटिव बैंक्स के जो डायरेक्टर्स हैं, उनके टेन्योर को बढ़ा दिया गया है। पहले 8 इयर्स था, इसे इंक्रीज करके 10 इयर्स कर दिया गया है। नेक्स्ट है, इसमें बोला है डुअल डायरेक्टरशिप, मतलब जो भी डायरेक्टर हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के, वो यहाँ पर, ठीक है, जो आपके डायरेक्टर हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के, वो अब बोर्ड ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी काम कर सकते हैं, उसके बोर्ड मेंबर में भी शामिल हो सकते हैं। फिर यहाँ पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया है, 5 लाख रुपीज से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 2 करोड़ रुपए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो अनक्लेम्ड फंड है, मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड, ऐसे बॉन्ड्स, ऐसे पेमेंट्स, ऐसे शेयर्स जो कि 7 ईयर से ज्यादा हो गए हैं जिसपे कभी क्लेम नहीं हुआ, अनक्लेम्ड फंड है, उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रमोशन प्रोटेक्शन फंड को, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा बैंक को ऑटोनॉमी दी है। अभी बैंक्स में जो ऑडिटिंग होती है, तो ऑडिटिंग करने के लिए ऑडिटर आते हैं, और ऑडिटर को जो भी पे दिया जाता है, पेमेंट होती है, इसका जो भी रिम्यूनरेशन होता है, वो या तो आरबीआई डिसाइड करता था या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। लेकिन अब ऑटोनॉमी किसको दी है, बैंक को, मतलब बैंक अपने ऑडिटर की जो पेमेंट्स है उसको खुद डिसाइड करेगा। ठीक है, इसके अलावा बैंक्स की जो रेगुलेटिंग रिपोर्ट्स है, वो जनरली क्या होता था आपका, लास्ट यहाँ पे मतलब सेकेंड और फोर्थ फ्राइडे को आती थी। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट है वो लास्ट आपका 15th, मतलब जो लास्ट डे ऑफ द मंथ है, और 15th डे ऑफ द मंथ को आपकी रेगुलेटरी रिपोर्ट को देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, नॉमिनेशन लिमिट बढ़ा दी है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लिमिट को बढ़ा दिया है, कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर के टेन्योर को बढ़ा दिया है, और अलाउ किया है यहाँ पे डुअल डायरेक्टरशिप। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि जो रेगुलेटरी रिपोर्ट है वो 15th और लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ आएगी। यहाँ पर बोला गया है कि हम लोगों ने यहाँ पे 2024-25 में 112 बैंक फ्रॉड की जो रिपोर्ट्स है उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा है ईडी, और हमारे जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनको 2024-25 में 1.41 लाख करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट है। नेक्स्ट है सागरमाला प्रोग्राम कंप्लीट्स 10 ईयर। तो सागरमाला प्रोजेक्ट को 2010 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। इसके 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब सागरमाला प्रोजेक्ट क्या करता है, हमारे देश में जितने भी पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट करना, पोर्ट को मॉडर्नाइज करना, पोर्ट, नए पोर्ट्स को डेवलप करना, जिससे हम अपने कोस्टल एरिया का डेवलपमेंट कर सकें। तो ये सारा काम सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर किया जाता है। अब इसमें क्या क्या बात बोली है, इसमें कहा है कि हमने टोटल 839 प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया था सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर, जिनकी टोटल वैल्यूएशन 5.79 लाख करोड़ रुपीस थी। लेकिन 10 इयर्स में हम लोगों ने 272 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वैल्यूएशन 1.41 लाख करोड़ रुपीस है। हमारी जो कोस्टल शिपिंग है, मतलब कोस्टल शिपिंग इंक्रीज हुई है 118%, जिससे हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो रिड्यूस हुआ है। कार्गो मूवमेंट 700% इंक्रीज हुआ है, जिससे रोड और रेलवे का जो ट्रैफिक है वो रिड्यूस हुआ है।
40 लाख पैसेंजर्स को हमने सर्विसेज दी हैं, रोरो सर्विस, फेरी सर्विस हमने प्रोवाइड की है, और सागरमाला 2.0 को लॉन्च किया जिसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट है। ठीक है, इतनी चीजें। अब यहाँ पे हमारा जो अमृत काल है, मतलब 2047 मैरी टाइम अमृत काल विजन है, वो ये है कि हमें 10 बिलियन मेट्रिक टन पोर्ट हैंडल करना है, मतलब कार्गोज को हैंडल करना है एनुअली। हमारी जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है वो 4 मिलियन जीआरटी मतलब ग्रॉस रजिस्टर्ड टन होनी चाहिए, और हम चाहते हैं कि हमारा देश 5 शिप बिल्डिंग नेशन की कैटेगरी में शामिल हो जाए बाय द 2047। तो ये हमारा 2047 का विजन है, अमृत काल का विजन है। क्लियर है? यहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट आता है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। तो नीति आयोग इसे पब्लिश करता है। तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स हैज बीन डेवलप्ड बाय द नीति आयोग। कौन रिलीज करता है? नीति आयोग। अब नीति आयोग यहाँ पे हर राज्य का जो फिस्कल हेल्थ है कि कितना डेफिसिट है, कितनी इनकम है, ठीक है, आपका रेवेन्यू जनरेशन कितना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना है, आपके राज्य की जीडीपी कितनी है, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स पे फिस्कल हेल्थ इंडेक्स को पब्लिश करता है। अब यहाँ पर इस डेटा को लिया गया है कैग से, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के डेटा को कलेक्ट किया गया और फिस्कल हेल्थ इंडेक्स को पब्लिश किया गया। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में टॉप पर है आपका उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ और गोवा देखने को मिलेगा। एक्चुअली हम यहाँ पे अपने राज्यों को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल कैटेगरी। अचीवर कैटेगरी में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड है। बाकी अलग अलग कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको अपने राज्य, क्योंकि कई बार आप जब अपने स्टेट का एग्जाम्स देते हैं या आप आरआरबीज का पेपर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट का जो परफॉर्मेंस है वो किस कैटेगरी में है, मतलब परफॉर्मर कैटेगरी में है, एस्पिरेशनल कैटेगरी में है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव सेंट्रल वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2। तो सेंट्रल वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2 को अप्रूव किया है 2024 से लेकर 2029 तक। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके लिए बजट कितना है? 6,839 करोड़ रुपीस। 100% इस सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड करती है, और चाहे आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 1 हो या फिर फेज 2 प्रोग्राम हो, इसे रन करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। मतलब इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2 के अंदर 17 स्टेट्स को कवर किया जाएगा। इसमें हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास स्पेशली जो विलेजेस होते हैं, और विलेजेस में क्या होता है, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, लाइवलीहुड अच्छा नहीं होता है, या कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती है, तो ऐसे विलेजेस से लोग माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे ऐसे विलेजेस जो इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करते हैं, लोगों का माइग्रेशन वहां पर ना हो, तो हम वहां पे स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का फेज 1 स्टार्ट हुआ था 15 Feb 2023 में, और अभी फेज 2 स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आरबीआई का एक और डेटा आया है। आरबीआई ने कहा है 98.21% ऑफ 2000 रुपीज बैंक नोट्स रिटर्न टू द बैंकिंग सिस्टम। तो इसमें कहा गया है 98.21% 2000 रुपए के जो नोट है वो वापस से बैंकिंग सिस्टम में आ चुके हैं, मतलब वापस से रिटर्न आ चुके हैं, और मार्केट में अब केवल 6366 करोड़ रुपीस के ही 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में है। एक्चुअली क्या किया गया था, हम लोगों ने क्या किया था, डिमोनेटाइजेशन किया था, और डिमोनेटाइजेशन के बाद 2000 रुपीज की बैंक नोट की सीरीज को प्रिंट किया गया था 2016 में। फिर ग्रेजुअली हमने इसको स्टॉप कर दिया, मतलब आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को प्रिंट करना बंद कर दिया, और 2000 रुपए के जो भी नोट थे सर्कुलेशन में उनको वापस से बैंकिंग सिस्टम में वापस लाने लगी आरबीआई। तो आरबीआई ने 2000 रुपए के जो नोट्स थे उनको सर्कुलेशन से हटाने का अनाउंसमेंट 2023 मई मंथ में किया था। और यहाँ पे 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन करने के बाद 2000 रुपए के बैंक नोट पब्लिश हुए थे, वो पब्लिश हुए थे अंडर द सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के पास ये फैसिलिटी होती है, अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट है तो आप अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जाके इनको जमा कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन स्टिल 2000 रुपए का जो नोट है वो लीगल टेंडर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक एंड जेपी मॉर्गन रोल आउट एनी टाइम डॉलर पेमेंट फॉर क्लाइंट। अब एक्सिस बैंक ने जेपी मॉर्गन के साथ एमओयू साइन किया है, और ये लोग रियल टाइम में डॉलर में, यूएस डॉलर में पेमेंट करेंगे अपने कमर्शियल क्लाइंट को, और ये आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल असेट यूनिट के अंदर काम करेगा। 24/7 ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी गिफ्ट सिटी गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट
एनपीसीआई ब्रिंग्स न्यू यूपीआई गाइडलाइंस इन इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2025 से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए नई गाइडलाइंस इशू की हैं, जो कि कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगी और आपकी सिक्योरिटी को इनहांस करेंगी। इसके अलावा और क्या बोला गया है, यहाँ पर जो एनबीएफसीज है, एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब यहाँ पे कोई भी बैंक ऐसा अपनी मर्जी से कुछ कुछ भी लोन नहीं बांटता कि मेरी मर्जी है मैं 100 करोड़ का लोन बांट दूंगी, ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है एक रेशियो, रिस्क वेट ऑन बैंक लोन। तो यहाँ पे एनबीएफसी के लिए पहले 125% इनको मेंटेन करना था, अभी इसे 100% कर दिया है। मतलब अब आप इनको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और ये ज्यादा लोन या बोरिंग कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं यूपीआई के लिए क्या कहा है। यहाँ पर कहा गया है कि आपको वीकली, वीकली मतलब आपको अपने मोबाइल नंबर्स को अपडेट करना पड़ेगा। दिस रेगुलेटरी चेंज रिक्वायर बैंक एंड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऐप टू अपडेट मोबाइल नंबर रिकॉर्ड वीकली। इसके अलावा एटीएम के जो चार्जेस हैं, विड्रॉ चार्जेस, उनको भी इंक्रीज कर दिया है। 2 रुपए से, पहले 21 रुपीज थे, अब ये 23 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, और ये कब से इफेक्ट में होगा? 1 मई 2025 से ये आपको इफेक्ट में देखने को मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है पंजाब एंड सिंध बैंक विंस टॉप इम्प्रूवर अवार्ड इन ईज 6.0 रिफॉर्म इंडेक्स। तो ईज का मतलब होता है इनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस इनिशिएटिव। ठीक है, इसमें कोई भी बैंक कितना इफिशियंट है, बैंकिंग इफिशियंसी कैसी है और कस्टमर सर्विस आपकी कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इनोवेटर कैटेगरी में ये अवार्ड किसे मिला है, सॉरी इम्प्रूवर कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है पंजाब एंड सिंध बैंक को। पंजाब एंड सिंध बैंक का फॉर्मेशन 1908 में हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और स्वरूप कुमार साहा इसके एमडी हैं। ना बात करते हैं रेनॉल्ट टू एक्वायर निशान स्टैक इन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब कहानी को समझिए, 2010 की बात है। 2010 में रेनॉल्ट ग्रुप और निशान ग्रुप दोनों ने मिलकर रेनॉल्ट निशान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की थी। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन की थी चेन्नई में। ठीक है, पहले इसमें रेनॉल्ट ग्रुप के जो शेयर्स थे वो केवल 30% थे और निशान ग्रुप के जो शेयर्स थे वो 70% थे। फिर 2023 में चेंजेस हुए और निशान ग्रुप के शेयर्स जो है वो रिड्यूस होकर कितने हो गए? 51%। अब निशान ग्रुप के जो 51% रिमेनिंग शेयर्स थे उसको किसने एक्वायर कर लिया है? अगेन रेनॉल्ट ग्रुप ने। मतलब अब पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो रेनॉल्ट ग्रुप के हाथ में आपको देखने को मिल जाएगा। डन? इतनी चीजें, यहां तक का मामला क्लियर हो चुका है सभी लोगों को? कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं और जितनी जल्दी हो पाएगा मैं कोशिश करूंगी आपको आंसर करने का। ठीक है, डन। चलिए अब बात करेंगे एन चंद्रशेखरन ज्वाइन आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ। अब हमारा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये आईएमएफ है, आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर की एडवाइजरी काउंसिल का एक बोर्ड होता है, उसके मेंबर बन चुके हैं एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन आपको देखने को मिलेंगे टाटा सन के चेयरमैन। इस काउंसिल का काम क्या होता है? हमारी जो मैक्रो इकोनॉमी और फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं उनको रिव्यू करना, सपोर्ट करना, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, इनोवेशन को प्रमोट करना। आईएमएफ का फॉर्मेशन 1945 में हुआ था, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, 190 मेंबर कंट्रीज है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है क्रिस्टलियाना जॉर्जीवा। नेक्स्ट है स्वामीनाथन एस अय्यर अपॉइंटेड एज अ होल टाइम मेंबर लाइफ ऑफ इरिडई। इरिडई का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके फुल टाइम मेंबर लाइफ सेगमेंट, लाइफ इंश्योरेंस के सेगमेंट में कौन बन चुके हैं? स्वामीनाथन एस अय्यर बन चुके हैं। इनका टेन्योर 5 years का होगा या फिर 62 years, विच एवर इज अर्लियर। ये बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में ही फोकस करेंगे। इनका काम होगा न्यू पॉलिसी डेवलपमेंट करना और इंडस्ट्री को ग्रोथ करना। ठीक, नेक्स्ट एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया रिपोर्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अपनी एक एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट का टाइटल है एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया रिपोर्ट और इस रिपोर्ट को एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस की मदद से पब्लिश किया गया है। इस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023-24 में हमारे देश में कितना एनर्जी का कंजप्शन हुआ, हमारे देश में कितना एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, हमने कितनी एनर्जी को इंपोर्ट किया है, हमारे देश में कोल रिजर्व कितने हैं, हमारे देश में क्रूड ऑयल कितना है, हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज कितना है और पर पर्सन एनुअली कितना इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में मेंशन की जाती हैं।
ठीक है, ऐसे कई सारे चार्ट्स आपको मिलने वाले हैं, हम एक एक करके इन चार्ट को समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे तो क्रूड ऑयल के बारे में बात की गई है कि हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट एरिया है, जहाँ पे गुजरात, बॉम्बे हाई वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा है। तो वेस्टर्न ऑफशोर में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है 32%। उसके बाद 22% आसाम राज्य में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, इसमें पहली चीज तो बताई गई है टोटल एनर्जी सप्लाई और डिमांड। तो हमारे जो टोटल सप्लाई है वो 1800 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगी, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 4.5% इंक्रीज हुई है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए 40%, ट्रांसपोर्टेशन के लिए 25% हमारा जो सप्लाई है वो जाती है। अब यहाँ पे जो डेटा है वो सारे सेगमेंट को कवर करता है, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसमें कहा है कि हमारे देश में जो सबसे ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं वो हम कोयले की मदद से बिजली का उत्पादन करते हैं 48%। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ना बात करते हैं हमारे देश के कोल रिजर्व के बारे में। भारत में टोटल कोल रिजर्व 320 बिलियन टन आपको देखने को मिल जाएगा। ये कोल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको कुछ स्पेशल राज्यों में देखने को मिलेगा, जैसे कि उड़ीसा में 25%, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर ये बोला है हमारे देश में जो कोल प्रोडक्शन है वो 950 मिलियन टन आपको देखने को मिल जाएगा, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। अब कोल की चार वैरायटी होती है, एंथ्रासाइट, विटामिनस, लिग्नाइट और पीट। और हमारे देश में जो लिग्नाइट कोल का रिजर्व है वो सबसे ज्यादा तमिलनाडु राज्य में है, 85%। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा हमें कहाँ मिलेगा, वेस्टर्न सेक्टर में मिलेगा 32%, और फिर आसाम में 22% है। नेचुरल गैस रिजर्व अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न ऑफशोर में 31% आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नेचुरल गैस का रिजर्व, फॉलोड बाय द ईस्टर्न ऑफशोर 24%। रिन्यूएबल एनर्जी, तो हमारे देश में विंड एनर्जी जो है वो डोमिनेट कर रही है। हमने बहुत अधिक मात्रा में विंड पावर प्लांट को सेटअप किया है। ठीक है, इसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा विंड पावर हम लोगों ने इंस्टॉल की है। ठीक है, लास्ट ईयर की बात की जा रही है रिन्यूएबल पावर सेक्टर के बारे में। विंड एनर्जी, फिर सोलर एनर्जी है, फिर आपकी हाइड्रो एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। चार राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है। कौन कौन से राज्य जहां पे सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है, तो वो स्टेट्स है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका। सोलर और विंड एनर्जी का एक्सपांशन देखा गया है कि सोलर पावर कैपेसिटी 175 गीगावाट हो चुकी है, और विंड पावर कैपेसिटी 50 गीगावाट हो चुकी है। हाइड्रो पावर आपकी 52 गीगावाट हम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे देश में जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 450 गीगावाट्स की आपको देखने को मिल जाएगी, और टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 1700 टेरावाट आवर है। हमारे देश में पर पर्सन जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है, हर एक व्यक्ति कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है एनुअली, ये 1500 किलोवाट आवर है। क्लियर, तो ये डेटा यहाँ पे पब्लिश किया गया है। आई नो एक बार में सारा स्टैटिक डेटा याद नहीं होता, फैक्चुअल डेटा होता है, पर दो तीन बार पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, इतना भी कोई टफ नहीं होता। एटलीस्ट वो नंबर आपके दिमाग पे प्रिंट हो जाते हैं, जब आप ऑप्शन को देखते हो तो डेफिनेटली आंसर कर पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए चेयरमैन। नए चेयरमैन बन चुके हैं शिव सुब्रमण्यम रमन, एस रमन्ना, जो कि पहले डिप्टी कैग, डिप्टी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। इन्हें नया चेयरमैन बनाया है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, फॉर द पीरियड ऑफ 5 years और 65 years, विच एवर इज अर्लियर। इसके पहले ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं सिडबी के। ये सिडबी के 2021 से 2024 तक मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ठीक है, इतनी चीजें डन। नाउ बात करते हैं पीएफआरडीए के बारे में। ये हमारे देश की एक रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारे देश के पेंशन सेगमेंट को रेगुलेट करती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, वर्क करती है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 2003 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और 2014 में इसे स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया। नेक्स्ट है एनपीसीआई अपॉइंट सोहिनी रजोला एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्रोथ। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली सोहिनी रजोला को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ ग्रोथ बनाया है। एनपीसीआई हम बता चुके हैं कि रिटेल पेमेंट की अम्ब्रेला बॉडी हमारे देश में है। ना बात करते हैं अब राज्यसभा में एक बिल प्रेजेंट किया गया और बताया गया कि 2024-25 में हमारे देश में बहुत ज्यादा लोकोमोटिव इंजन का प्रोडक्शन किया गया है, और हमने अमेरिका और यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इंडिया प्रोड्यूस 1681 लोकोमोटिव इन FY25 एंड सरपासिंग द यूएस एंड यूरोप। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है,
डन इतनी चीजें। हमारे जो लोकोमोटिव प्रोडक्शन है इसमें 19% का आपको हाइक देखने को मिल जाएगा। इसमें बताया गया है कि 2004 से 2014 तक एनुअली हर साल हम 470 लोकोमोटिव को प्रोड्यूस करते थे। फिर 2014 से लेकर 2024 तक हर साल एनुअली हम 917 लोकोमोटिव को प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। और 2024-25 में लेकिन हम लोगों ने 1681 लोकोमोटिव को प्रोड्यूस किया है। हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ लोकोमोटिव प्रोडक्शन जो 2004 से अभी तक हुआ है वो 9168 आपको देखने को मिलेगा। हमारे देश में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, बनारस लोकोमोटिव वर्क, पटियाला लोकोमोटिव वर्क, फिर माधेपुर लोकोमोटिव वर्क और मरहावरा लोकोमोटिव वर्क है जहां पर हम इंजन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो अभी तक का हाईएस्ट रहा है 2024-25 में। 2024-25 में हमने अपने जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है उनकी टोटल वैल्यू 23,622 करोड़ रुपीस है। तो इंडियाज डिफेंस सेक्टर हैज अचीव अ हिस्टोरिक माइलस्टोन इन एक्सपोर्ट एंड रीचिंग 23,622 करोड़ रुपीस इन FY 24-25, जो कि 12% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको दिखाता है। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो डेटा याद रखना है कि जो आपके डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं उन्होंने 8,369 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है। आपके जो प्राइवेट सेक्टर सेगमेंट है उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है। हमारे देश में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑथराइज्ड है जो डिफेंस से बने हुए प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकती है उनकी संख्या भी बढ़कर 1762 हो चुकी है, ठीक। नेक्स्ट, Blue Pine Energy secure 1787 crore rupees funding from the NABFID. तो ब्लू पाइन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम बेस्ड एक कंपनी है जो एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। इन्हें रिसेंटली नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट से 1787 करोड़ रुपीस की फंडिंग मिली है। ये क्या करेगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बूस्ट करेगा जिससे इनके पोर्टफोलियो में और भी ज्यादा एनर्जी का एक्सपांशन हो सके। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का फॉर्मेशन 2021 में मुंबई में हुआ था। केवी कामत इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट है JSW स्टील become the world most valuable steel maker company with $30.30 billion मार्केट कैप। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है JSW स्टील। इसकी टोटल मार्केट वैल्यूएशन $30.3 बिलियन है और इसने अमेरिका की भी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि नुकॉर कॉर्पोरेशन उसको भी ओवरटेक कर लिया है। ऐसा कैसे हो पाया, अंडर द इंडिया नेशनल स्टील पॉलिसी 2017। नेक्स्ट है बंधन बैंक साइन MOU विद इंडियन एयरफोर्स फॉर सौर सैलरी अकाउंट। तो इंडियन एयरफोर्स के साथ बंधन बैंक ने एक MOU साइन किया है और नया बंधन बैंक सौर सैलरी अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया है जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, स्पेशल सैलरी अकाउंट है इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स के लिए, वेटरनर्स के लिए और पेंशनर और उनकी फैमिली के लिए। लगभग 1700 ब्रांचेस में बंधन बैंक की ये फैसिलिटी कवर की जाएगी। इसके लिए इन्होंने स्पर्श सर्विस सेंटर की शुरुआत भी की है। बंधन बैंक का फॉर्मेशन 2015 में हुआ था, कोलकाता में हेडक्वार्टर है। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता MD एंड CEO है और टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। नेक्स्ट है IRFC साइन 5,000 करोड़ रुपीस लोन एग्रीमेंट विद NTPC रिन्यूएबल एनर्जी। तो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इनको पैसे की जरूरत थी पावर जनरेशन के लिए। सॉरी, ये क्या करती है, NTPC क्या करती है, पावर जनरेशन करती है और ट्रेन को चलाने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि 2025-26 तक हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लेंगे रेलवे का। तो रेलवे को बिजली की जरूरत है और बिजली कौन देगा, NTPC देगा। इसलिए NTPC के साथ इंडियन रेलवे ने 5,000 करोड़ रुपए की डील साइन कर ली। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज इंटर इनटू अ स्ट्रेटेजिक या सिग्निफिकेंट लोन एग्रीमेंट विद NTPC रिन्यूएबल एनर्जी टू प्रोवाइड रुपी टर्म लोन ऑफ 5,000 करोड़ रुपीस। इससे क्या होगा, इस लोन का पर्पस है कि जो नई कैपेसिटी एक्सपांशन करने की जरूरत है NTPC को वो की जाएगी और इस बिजली का ट्रांसफर IRFC को किया जाएगा क्योंकि इनका टारगेट है कि हमें कार्बन एमिशन जीरो करना है 2030 तक। इंडियन रेलवे का टारगेट कितना है कि 2030 तक हमें
नेट कार्बन एमिशन को जीरो करना है। कुछ समय पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि IRCTC और IRFC ये 25 और 26 नंबर की नवरत्न कंपनी भी हमारे देश की बन चुकी हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए हमारे देश में कितनी नवरत्न कंपनी है तो 26 नवरत्न कंपनी है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का फॉर्मेशन 1986 में नई दिल्ली में हुआ था। मनोज कुमार दुबे CMD है। ना बात करते हैं एक और फिनटेक कंपनी के बारे में जिसका नाम है मोबिक्विक। अब जो लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग कई सारे ब्रोकिंग एप्लीकेशन जैसे कि आपका ग्रो एप्लीकेशन है, एंजल वन एप्लीकेशन है, इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मतलब बेसिकली ये ब्रोकिंग एप्लीकेशन है। तो इनको कंपटीशन देने के लिए एक और ब्रोकिंग एप्लीकेशन आ रही है मार्केट में। तो फिनटेक फर्म है जिसका नाम है मोबिक्विक। इन्होंने अपनी एक नई सब्सिडरी बनाई है, मोबिविक सिक्योरिटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मोबिविक की होली ओन सब्सिडरी है, जो कि आपके ब्रोकिंग सेगमेंट में काम करेगी, जो कि आपके ग्रो और एंजल वन को टक्कर देने का काम करेगी। मोबिविक के बारे में कुछ और बातें की गई हैं कि इसके फाउंडर विपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू हैं। 2009 में इस फिनटेक कंपनी का फॉर्मेशन किया गया था। ये जो नई सब्सिडरी है वो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटी, डेट इंस्ट्रूमेंट, कमोडिटीज, करेंसी और डेरिवेटिव पे काम करने का काम करेगी। क्लियर है? इसे 1 लाख, हाँ 1 लाख रुपीस के पेड अप कैपिटल के साथ तैयार किया गया है। नेक्स्ट है एंड लास्ट न्यूज है, गवर्नमेंट टू मोबिलाइज 8 लाख करोड़ रुपीस बाय अ बॉन्ड इन H1 मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ FY26। तो यहाँ पे पैसे की जरूरत है सरकार को। तो सरकार पैसे के लिए क्या करती है? सरकार पैसे के लिए टी-बिल इशू करती है। सरकार पैसे के लिए कई प्रकार के बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स को इशू करती है और फंड को कलेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि हम 8 लाख करोड़ रुपए फंड को कलेक्ट करेंगे FY26 मतलब 2025-26 के फर्स्ट हाफ में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है FY26 में वो 4.4% ऑफ द जीडीपी होगा। मतलब लगभग 15.68 लाख करोड़ रुपीस का हमको केवल राजकोषीय घाटा मतलब फिजिकल डेफिसिट होने वाला है। हमारी जो टोटल बोरोइंग होगी, मतलब सरकार जो टोटल बोरोइंग करेगी, अलग अलग लोगों से जो लोन लेने का काम करती है सरकार, तो टोटल जो मार्केट बोरोइंग होगी वो 14.82 लाख करोड़ रुपीस की होगी FY26 में। और फर्स्ट हाफ में जो बोरोइंग होगी वो 8 लाख करोड़ रुपीस की होगी। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग बॉन्ड्स आएंगे जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 3 साल से लेकर 50 साल तक की आपकी मैच्योरिटी पीरियड रहेगी। तो सबसे पहले सोवरियन ग्रीन बॉन्ड, इनसे हम 10,000 करोड़ रुपए के फंड को रेज करेंगे। फिजिकल डेफिसिट एस्टीमेट कितना हुआ है? 15.68 लाख करोड़ रुपीस फिजिकल डेफिसिट एस्टीमेट हुआ है, 4.4% ऑफ द जीडीपी। नेट मार्केट बोरोइंग 11.54 लाख करोड़ रुपीस होगा। टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूड द बोरोइंग कितनी जनरेट हम करेंगे? 34.96 लाख करोड़ रुपीस हम टोटल रिसिप्ट जनरेट करेंगे FY26 में। जबकि हमारे खर्चे कितने हैं? देखो हमारी रिसिप्ट कम है, इनकम कम हो रही, लेकिन खर्चे देख रहे हो 50 लाख करोड़ रुपए के हमारे खर्चे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डेफिसिट तो होगा ही होगा। ठीक है, फिर हम वीकली बोरिंग ऑक्शन को कंडक्ट करेंगे। 25,000 करोड़ से 36,000 करोड़ रुपए पर ऑक्शन की वैल्यूएशन डिसाइड की गई है कि हम 26 वीकली ऑक्शंस को यहाँ पे प्लान करने की बात की है। इनके मैच्योरिटी शेयर्स अलग अलग होंगे, 3 साल से लेकर 50 साल तक, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको अलग अलग देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि 50 साल के लिए 10.5% इंटरेस्ट रेट है, वहीं 3 साल के लिए 5.3% इंटरेस्ट रेट है। वेज एंड मींस एडवांस से हम 1.50 लाख करोड़ रुपए के फंड को रेज करेंगे फर्स्ट हाफ में। ट्रेजरी बिल, तो ट्रेजरी बिल से 19,000 करोड़ रुपए पर वीक हम फंड को जनरेट करेंगे। तो ट्रेजरी बिल 91 डेज के ट्रेजरी बिल से 9,000 करोड़ रुपए, 182 डेज के ट्रेजरी बिल से 5,000 करोड़ रुपए और 364 डेज के ट्रेजरी बिल से 5,000 करोड़ रुपीस को हम रेज करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये टारगेट्स हैं। तो एक बार इस टेबल को, ये आपका होमवर्क है, इस टेबल के जो भी स्टैटिक पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए FY26 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टोटल बोरोइंग कितनी है, तो 14.82 लाख करोड़ रुपीस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फर्स्ट हाफ H1 में कितनी बोरोइंग है, तो 8 लाख करोड़ रुपए से। सोवरियन ग्रीन बॉन्ड से FY26 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना फंड जनरेट करेगी, तो 10,000 करोड़ रुपए का फंड है। फिजिकल डेफिसिट कितना रहने वाला है FY26 में, तो 4.4% ऑफ जीजीपी है। अगर पूछा जाए इन द टर्म्स ऑफ रुपीस, तो 15 लाख करोड़ रुपए आपका फिजिकल डेफिसिट होने वाला है। टोटल रिसिप्ट कितनी होगी एक्सक्लूड बोरोइंग, तो 34.96 लाख करोड़ रुपीस की टोटल रिसिप्ट है। टोटल एक्सपेंडिचर 50 लाख करोड़ रुपीस का है। ट्रेजरी बिल से हम 19,000 करोड़ रुपए की बोरोइंग करेंगे। वीकली ऑक्शन से हम 25 मतलब वीकली ऑक्शन करेंगे 25,000 से 36,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, मैच्योरिटी 3 से लेकर 50 साल तक की होगी।
तो ये आपका कुछ स्टैटिक डेटा है जो आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये थे हमारे पूरे वीक के इंपॉर्टेंट वीकली करेंट अफेयर्स। बैंकिंग के पूरे सेगमेंट्स को कवर किया है। जो भी बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो भी यहाँ पे एड ऑन की गई है। तो आप इसे याद रखना, एक दो बार पढ़ना, चीजें याद हो जाएंगी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। एंजॉय तो कर लिया, मेरा काम तो मेरा मैंने कर लिया, आपको समझा दिया, सिखा दिया, लेकिन अभी तक आपका काम पूरा नहीं हुआ है। आपका काम है इसे याद रखना। याद रखने के साथ साथ वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, जिससे वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो सके, मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।